गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत एक और नया कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे, साबुन। साबुन के बारे में आप सभी जानते हैं, सफाई से साबुन का गहरा संबंध है। अगर हम सफाई की बात करें और साबुन की बात ना करें तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे हम खाना खाने के पहले साबुन से हाथ धोते हैं, कपड़े हम साबुन से धोते हैं, नहाने का काम साबुन से करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साबुन का और सफाई का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो ये साबुन आखिर है क्या? तो जो साबुन होते हैं ये उच्च लंबी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन के वसी अम्ल होते हैं, उनके सोडियम या पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। ये कार्बन परमाणु 1 2 नहीं बल्कि 15 16 17 तक हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला पाई जाती है और ये सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उच्चतर वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। तो देखते हैं इसमें इसका एक बनाने की विधि। जब भी हम साबुन बनाते हैं उच्चतर वसी अम्लों की कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश से क्रिया करके तो 2 पदार्थ बनते हैं। एक तो बनता है ग्लिसरॉल और दूसरा बनता है साबुन। चलिए देखते हैं इसको। आप लोग भी लिखिए मेरे साथ। यह है उच्चतर वसीय अम्ल। इसका हमने एक अणु लिया है, ठीक है। यहाँ संख्या नहीं डाला मतलब 1 है। और इसमें हम लेते हैं 3 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के। देखिए 3 बार लिख रही हूँ मैं, आप लोग भी लिखिए ऐसे NaOH। ये 3 अणु लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया है CH2COOR, CHCOOR, CH2COR। ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक अणु है। इसको कहते हैं उच्चतर वसीय अम्ल। और इसकी हम क्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका रासायनिक नाम, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा। तो इन दोनों की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनते हैं उसको सबसे पहले लिखिए। एक तो बनता है ग्लिसरॉल, ये बना ग्लिसरॉल। और बन जाता है ये वसा अम्ल का जो सोडियम लवण है, उच्चतर वसा अम्ल का सोडियम लवण, इसी को कहते हैं साबुन। देखिए फिर से हमने क्या लिया, उच्चतर वसीय अम्ल लिया, वसा अम्ल, और इसकी क्रिया 3 अणु कास्टिक सोडा से करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये आपस में क्रिया करके बनाते हैं ग्लिसरॉल और साबुन, ठीक है। यहाँ से इसको आप ऐसा देख सकते हैं, ऐसा हम इसको अलग कर सकते हैं यहाँ से। ये बन जाता है RCOONA साबुन। और जो बचा हुआ भाग है CH2OH, CHOH, CH2OH, ये कहलाता है ग्लिसरॉल, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया है, इसका नाम है साबुनीकरण, क्योंकि इस क्रिया में बन क्या रहा है? साबुन। तो इसलिए इस क्रिया को साबुनीकरण क्रिया भी कहते हैं, सपोनिफिकेशन क्रिया है ये। कुछ उदाहरण देखते हैं साबुन के हम। पहला देखिए, C17H35 मतलब कार्बन के 17 परमाणु, हाइड्रोजन के 35 परमाणु, COO के यहाँ सोडियम लिया, कास्टिक सोडा लेंगे तो सोडियम आ जाएगा, और अगर हम कास्टिक पोटाश लेते हैं तो पोटेशियम आयन आ जाएगा इसकी जगह पे। एक और उदाहरण C15, इसमें 15 परमाणु है कार्बन के, C15H31COO
ये साबुन के उदाहरण है। इसका नाम है सोडियम स्टीरेट, इसका नाम है पोटेशियम स्टीरेट और इसका नाम है सोडियम पामीटेट। ये सभी साबुन के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं इसमें साबुन के प्रकार। साबुन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। साबुन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं इसके? देखिए, पहला मृदु साबुन, सॉफ्ट सोप, और दूसरा है कठोर साबुन, कठोर साबुन। तो मृदु साबुन हम किसे कहेंगे? जिसमें पोटेशियम लवण का इस्तेमाल होता है। ये नहाने के साबुन में इसका इस्तेमाल होता है। तो नहाने के साबुन जब बनाया जाता है तो हमको कास्टिक पोटाश की आवश्यकता होती है, और कास्टिक पोटाश जिस साबुन में होता है वो सॉफ्ट होता है, हमारे स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। और जो कठोर साबुन होता है इसमें हम कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल कपड़े आदि धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे साबुन की क्रियाविधि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। साबुन की क्रियाविधि, कैसे काम करता है साबुन? अगर हमें कपड़ों की गंदगी को, मैल को, चिकनाई को साफ करना है तो साबुन काम कैसे करता है, इसको हम समझेंगे कार्यविधि या क्रियाविधि के अंतर्गत। साबुन की प्रक्षालन की क्रियाविधि कहते हैं इसको। प्रक्षालन यानी धोना। कपड़ों को कैसे साफ करता है साबुन, ये देखेंगे। अभी जैसे हमने एक उदाहरण लिया, ये है साबुन, अभी जो हमने बनाया था इसको हम साबुन कहते हैं। उच्चतर वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो आप लोग स्पष्ट इसमें देख रहे हैं, इसके 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। एक भाग है आर और दूसरा है ये आयनिक भाग, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? अब चूंकि हमने अभी उदाहरण में देखा था कि जो कार्बन परमाणु संख्या है 15 से लेकर 17-18 तक होती है, मतलब बहुत लंबी है श्रृंखला, मतलब जो कार्बन वाला जो हिस्सा है वो काफी बड़ा है आयनिक भाग की तुलना में। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार शो कर सकते हैं। ये जो पूंछ दिखाई दे रही है, टेल वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला, और इसी को कहते हैं वसा स्नेही सिरा या जल विरोधी सिरा। अब जल विरोधी क्यों कह रहे हैं इसको, हाइड्रोकार्बन सिरा को? क्योंकि ये जल के प्रति स्नेह प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। जल आयनिक पदार्थ है और जो हाइड्रोकार्बन है ये सहसंयोजी होते हैं। तो इसलिए जब ये जल के संपर्क में जाता है तो दूर भागता है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसका जल विरोधी सिरा कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा है इसका आयनिक भाग है, आयनिक भाग। इसी को कहते हैं जल स्नेही सिरा। इसकी जल से बंधुता होती है, ये जल के साथ बंध स्थापित कर लेता है, इसलिए इसको जल स्नेही सिरा कहते हैं। आयनिक भाग में 2 भाग हम दर्शा सकते हैं इस प्रकार से, कार्बोक्सिलेट एनायन और सोडियम आयन, ठीक है। तो अब जब हमको कपड़े की सफाई करना, ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं कि जो साबुन है उसके ये 2 सिरे होते हैं। ये लंबा जो सिरा दिख रहा है ये कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जो कि जल विरोधी सिरा कहलाता है। जल से ये क्रिया नहीं करता है, जल में नहीं घुलता है। और ये वाला जो भाग है ये आयनिक भाग है, जो जल के साथ बंध स्थापित कर लेता है। अब हम देखेंगे कि जो साबुन है वो कपड़ों को कैसे साफ करता है। हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीने से चिकनाई पैदा होती है जो कि कपड़ों में मैल के रूप में जम जाती है। तो ये जो चिकनाई है, चिकनाई कहने का मतलब तेल, मैल की गंदगी, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें तेल है मतलब हाइड्रोकार्बन है, जल विरोधी भाग है ये भी। तो ये जो साबुन को जब कपड़ों में लगाया जाता है तो कपड़े में जब हम लगाएंगे तो ये वाला जो सिरा है हाइड्रोकार्बन सिरा है, इसको हम कह देते हैं तेल या मैल की बूंद कह देते हैं। ये समझने में आसानी होगी, ये तेल या मैल की बूंद है। अब जब हम कपड़े को पानी से तो साफ नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी के साथ इसकी क्रिया बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये चिकनाई वाला हिस्सा है, ये हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है, तेल या जो मैल होते हैं, तो ये पानी के साथ
क्रिया नहीं करेंगे और कपड़ों के रेशों से बाहर नहीं आएंगे और कपड़े साफ नहीं हो सकते। तो हमको कपड़ों को साफ करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? साबुन की। तो जब हम साबुन लगाते हैं कपड़े पर तो इसका जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है, ये देख रहे हैं आप लोग, जल विरोधी सिरा, तो समान प्रकृति वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी आपस में बंधुता होती है। तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, तेल या मैल, और इसके साथ जो साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो ऐसे चिपक जाता है। ये हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है जिसको हम जल विरोधी सिरा कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, मैंने लिखा हुआ है बोर्ड में, जल विरोधी सिरा है। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसमें कार्बन के असंख्य परमाणु होते हैं। ये इस प्रकार से जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो कपड़े की मैल या चिकनाई पर चिपक जाता है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम ऐसा शो कर सकते हैं। ये आयनिक भाग है, साबुन का ये आयनिक हिस्सा है जो हमने यहाँ पर शो किया है, ये आयनिक हिस्सा। इस प्रकार से एक दो जगह मैं ऐसा लिख दूं मैं। तो इनकी जो बंधुता है ये जल के प्रति होती है। अब जैसे ही हम कपड़े को पानी में डुबा के साबुन लगाएंगे तो जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो तेल या मैल की चिकनाई के साथ चिपक जाएगा और जो आयनिक भाग है वो जल के साथ क्रिया कर लेगा। अब जल को हम जानते हैं कि आयनन किस प्रकार से होता है, ये H+ और हाइड्रोक्सिल आयन देता है वियोजन पर। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट एनायन है ये H+ आयन के साथ संयुक्त हो जाएगा और जो Na+ आयन है ये हाइड्रोक्सिल आयन के साथ विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है क्योंकि साथ ही बंध स्थापित कर लेगा। तो इस प्रकार जब हम साबुन लगाते हैं तो जो झाग उत्पन्न होता है उस झाग के साथ ये जो आयनिक और अनायनिक हिस्सा है ये कपड़ों के रेशों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और मैल और चिकनाई के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बनाते हैं। ये जो संरचना बनी है इसको कहते हैं मीसल संरचना। मीसेल संरचना। ऐसे ही असंख्य संरचनाएं बनती हैं कपड़ों के रेशों के ऊपर और जो मैल को, गंदगी को खींचकर उन रेशों से बाहर निकाल देती हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, फिर से देख ली, ये तेल या चिकनाई के कण हैं जो कपड़ों के रेशों के अंदर हैं और जब हम इसको पानी में भिगो के साबुन जब लगाते हैं तो साबुन का जो हाइड्रोकार्बन सिरा है, जो जल विरोधी सिरा है, ये मैल और चिकनाई के साथ जुड़ जाता है और जो आयनिक भाग है वो जल के अणुओं के साथ क्रिया कर लेता है, बंध स्थापित कर लेता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि समान प्रकृति वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें आकर्षण होता है। तो ये जो लंबी हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला देख रहे हैं ये भी सहसंयोजी होते हैं और तेल और मैल जो चिकनाई है ये भी हाइड्रोकार्बन है, सहसंयोजी है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम साबुन लगाते हैं कपड़ों पर तो ये मीसल संरचना बनती है और मीसल संरचना कपड़ों के रेशों के अंदर घुसकर इस मैल और चिकनाई के कण को बाहर निकाल देते हैं और इस प्रकार कपड़ा साफ हो जाता है। और ये जो है हमने अभी बताया आपको, ये साबुन की क्रिया विधि के अंतर्गत हम कहते हैं प्रक्षालन विधि। तो इस प्रकार साबुन कपड़ों को साफ कर देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें प्रयोगशाला में हम साबुन कैसे बना सकते हैं। प्रयोगशाला में हम साबुन बनाने के लिए लेते हैं एक बीकर में हम लेते हैं 10 ml बिनौले का तेल। आप अलसी का तेल भी ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं या महुए का जो फल होता है उसका तेल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक बीकर लिया और उसमें बिनौले का तेल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा बिनौले का तेल। चलिए, और इसमें हम डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, 40% NaOH विलयन का विलयन का 10 ml इसमें मिला देते हैं, 10 मिलीलीटर इसमें मिला देते हैं। ठीक है, बिनौले का तेल हमने लिया 10 ml, ये भी 10 ml है और 40% NaOH विलयन का 10 ml लेते हैं। दोनों को मिला के लगातार इस मिश्रण को कांच की छड़ से हम हिलाते जाते हैं। कांच की छड़ से लगातार इस मिश्रण को हिलाते जाते हैं और उसके बाद हिलाते हुए इसको हम बॉईल करते हैं, उबालते हैं। उबालने पर एक यहाँ पर एक बर्नर लगा देते हैं इस प्रकार से, इसको उबालते हैं और उबालते उबालते हम देखते हैं कि एक गाढ़ा पेस्ट
बन जाता है और गाढ़ा जो पेस्ट होता है वो थोड़ा नर्म होता है। तो इसको हमको कठोर करने के लिए इसमें हम डाल देते हैं सोडियम कार्बोनेट। एकदम पेस्ट बहुत मुलायम होता है, तो इसको हार्ड करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं और इस प्रकार थोड़ा सा इसमें हार्डनेस आ जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नमक का संतृप्त विलयन बनाते हैं और संतृप्त विलयन का लगभग हम इसमें डालते हैं 40 ml। 40 ml नमक का संतृप्त विलयन इसमें डालते हैं। संतृप्त विलयन क्यों डाल रहे हैं इसमें? ताकि साबुन अवक्षेपित होकर बाहर आ जाए। विलयन शॉर्ट में मैंने लिख दिया है विलयन। 40 ml नमक का संतृप्त विलयन इसमें डालते हैं तो इसमें साबुन जो है अवक्षेपित होके अर्धठोस के रूप में बाहर आ जाता है। बाद में इसको ठंडा करके मनचाहे आकार में, मतलब इत्र वगैरह डाल के, खुशबू डाल के इसको मनचाहे आकार में काटा जा सकता है। इस प्रकार हम साबुन बनाते हैं प्रयोगशाला में। आप लोग बना के देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपमार्जक। क्या होते हैं अपमार्जक? अपमार्जक डिटर्जेंट, जैसे आप लोग बहुत सारे डिटर्जेंट के नाम सुने होंगे, घड़ी डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल, नाम सुने हैं ना, वही अपमार्जक। तो क्या अंतर है साबुन और अपमार्जक में? जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो साबुन क्या है, केवल सॉफ्ट वाटर में जो मृदु जल होता है, मृदु जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस कम होते हैं, अधिक मात्रा में नहीं होते हैं, तो उसमें वो आसानी से झाग दे देता है और कपड़े हम आसानी से उसमें साफ कर सकते हैं। लेकिन यदि पानी कठोर है मतलब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बहुत अधिक मात्रा में है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जब बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं तो जब हम साबुन लगाते हैं ऐसे कपड़ों पर, ऐसे कठोर जल का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं और साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होता है, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन्स हैं इसके साथ मिलकर साबुन एक अघुलनशील लवण बना लेता है। अघुलनशील लवण बनाने लगता है और इस प्रकार कपड़ा तो साफ नहीं होता, लेकिन अधिकांश साबुन जो है बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं। जब हम ऐसे पानी में कपड़े धोते हैं तो वो जो साबुन है इन लवणों के साथ, इन आयनों के साथ क्रिया करके अघुलनशील लवण बना के अवक्षेप के रूप में निकलने लगते हैं और बहुत सारा साबुन इस प्रकार बर्बाद हो जाता है। तो ये जो अपमार्जक हैं, अब कठोर जल में साबुन की उपयोगिता, साबुन को हम उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में बराबर काम करता है। ये जो अपमार्जक होते हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाते हैं और अपमार्जक जो है कठोर पानी में भी शीघ्रता से झाग देके कपड़ों को साफ कर देता है। आगे देखिए, अब इसमें जो संरचना है अपमार्जक की, ये भी साबुन की जैसी होती है। इसमें भी लंबा हाइड्रोकार्बन सिरा पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसमें। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लंबी वसी अम्ल जो श्रृंखला हम ले रहे हैं, वो उसका अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होता है। अपमार्जक एक्चुअल में सल्फोनेट या अमोनियम लवण होता है। जैसे साबुन क्या है, सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है, ऐसे ही अपमार्जक उच्चतर वसीय अम्लों के सल्फोनेट या अमोनियम लवण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपमार्जक की विशेषता। अब क्या है विशेषता? जैसे मैंने बताया, ये हार्ड वाटर में भी काम करता है, कठोर जल में भी आसानी से झाग पैदा कर देता है। और इसमें आयनिक समूह जो होते हैं, देखिए आयनिक समूह विशेषता में अपमार्जक के, इसमें जो आयनिक समूह है SO3 2- Na+ और SO4 2- Na+, ये आयनिक समूह इसमें पाए जाते हैं। जैसे उसमें हमने देखा था कार्बोक्सिलेट आयन साबुन में और सोडियम आयन होता है, इसमें सल्फाइड आयन और सल्फेट 2- आयन ये पाए जाते हैं। ये कठोर जल में आसानी से झाग दे देते हैं। ये पेट्रोलियम से प्राप्त लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें सफाई करने की क्षमता साबुन से अधिक होती है। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण में अपमार्जकों का। पहला देखिए, सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल
सल्फेट। दूसरा एग्जांपल इसका देखिए, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ये अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं उच्चतर वसीय अम्लों के। ये दो एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। CH3 CH2 होल 11 SO4 2 माइनस Na प्लस। यह सोडियम लॉरेल सल्फेट का सूत्र। इसको हम इसकी संरचना भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे संरचना है इसकी। देखिए इसमें 11 ब्रैकेट के बाहर लिखा है, मतलब 11 का गुणा इससे कार्बन से करेंगे। यहाँ एक कार्बन है तो ये हो जाएगा 11 कार्बन, और ये एक कार्बन बाहर है तो ये हो जाएगा 12, और हाइड्रोजन 11 दूनी 22, 22 3 25। तो इस श्रृंखला में हम जोड़ देंगे 12 C12 और H 25, और यहाँ पर हम जोड़ देंगे SO4 2 माइनस Na प्लस। यह है अपमार्जक या डिटर्जेंट का सूत्र। सोडियम लॉरेल सल्फेट का सूत्र हमने लिखा है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, अपमार्जक बनाने के लिए कच्चा पदार्थ। किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है? पहला है लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन चाहिए हमको, जिसमें कार्बन परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा हो। दूसरा हमको चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा कच्चा पदार्थ है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से देखिए, पहला है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनको मिला के हम अपमार्जक या डिटर्जेंट का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये मैंने लिख दिया सोडियम एल्किम हो गया, ये एल्किल है एक्चुअल में। इसको ल कर लीजिए, एल्किल, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है।